एमपी बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल प्रदेश में नई ऊर्जा का संचार करने और आगामी कार्यक्रमों की समीक्षा करने के लिए 3 चरणों में राज्यव्यापी दौरे की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत 17 जुलाई को ग्वालियर से होगी, जहां वे संभागीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें कार्यकर्ताओं से 1-to-1 संवाद करके संगठन की जमीनी स्थिति का जायजा भी लेंगे और साथ ही पदाधिकारियों से फीडबैक लेंगे। राजनीतिक रूप से ग्वालियर क्षेत्र भाजपा के लिए बेहद अहम माना जाता है। यहां से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और 4 मंत्री आते हैं। इसके बावजूद इस क्षेत्र में कांग्रेस के 17 विधायक हैं। लिहाजा हेमंत खंडेलवाल ने पार्टी की जमीनी पकड़ को और मजबूत करने की रणनीति के तहत यहीं से अपने दौरे की शुरुआत करने का फैसला लिया है। खंडेलवाल इस दौरे के दौरान जनसंघ के साथी और भाजपा में योगदान दे चुके वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से भी संवाद करेंगे और कार्यकर्ताओं के मन की बात जानने की कोशिश करेंगे। ग्वालियर के बाद खंडेलवाल 19 जुलाई को जबलपुर और फिर रीवा में संभागीय बैठक प्रस्तावित है। इन दौरों में प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के साथ संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा भी संयुक्त रूप से संभागों का दौरा करेंगे। एमपी बीजेपी अध्यक्ष का संभागीय दौरा 17 जुलाई को ग्वालियर से करेंगे आगाज। 19 जुलाई को जबलपुर और फिर रीवा में बैठक, पदाधिकारियों से संवाद, संगठन की समीक्षा, जिलाध्यक्षों को सौंपी कार्यक्रम की जिम्मेदारी। संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा रहेंगे साथ। हेमंत खंडेलवाल जी को पार्टी द्वारा दायित्व दिया गया है, तो वो पार्टी की रीति नीति को आगे बढ़ाने के लिए और साथ ही प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं को उनके दायित्व समझाने के लिए दौरे कर रहे हैं। निश्चित ही हेमंत जी के नेतृत्व में पार्टी और मजबूती से आगे बढ़ेगी। साथ ही उनके दौरों से पार्टी को नई ऊर्जा मिलेगी और साथ ही कार्यकर्ताओं को भी उत्साह बढ़ेगा। जहाँ एक ओर बीजेपी इन दौरों को संगठन को और मजबूत करने की कवायद बता रही है, तो वहीं विपक्ष इसे महज राजनीतिक प्रदर्शन बता रहा है। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश अध्यक्ष सिर्फ औपचारिक बैठकें कर रहे हैं, जबकि जनता के असल मुद्दे दरकिनार हो रहे हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है कि वो दौरे नहीं करेंगे तो उनकी पार्टी की हालत खस्ता है। हर संभाग में, हर जिले में अंतर संघर्ष, अंतर द्वंद्व, अगर इसको वो ठीक नहीं कर पाए तो ये दौरे पौरे से कुछ होने वाला नहीं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के राज्यव्यापी दौरों को लेकर ये साफ है कि पार्टी 2028 के चुनाव के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए संगठन में नई ऊर्जा भरने के लिए काम कर रही है। ग्वालियर जैसे राजनीतिक रूप से चुनौतीपूर्ण क्षेत्र से दौरे की शुरुआत करना एक राजनीतिक फैसला है। प्रदेश अध्यक्ष का पुराने कार्यकर्ताओं से संवाद करना संगठन के भीतर जुड़ाव और सम्मान की भावना को बढ़ाएगा, जो आने वाले चुनावों में पार्टी को संगठनात्मक मजबूती प्रदान करेगा। विपक्ष के राजनीतिक प्रदर्शन से इतर प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का ये दौरा चुनावी समीकरणों में अहम साबित हो सकता है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी का संगठन संकल्प आने वाले समय में पार्टी को कितना संबल प्रदान करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND ऑन द ग्राउंड। नमस्कार, अध्यक्ष ऑन द ग्राउंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं पर एक निगाह डाल दें। भारतीय जनता पार्टी को कितनी मजबूती देगा हेमंत खंडेलवाल का दौरा? ग्वालियर चंबल क्षेत्र से दौरे की शुरुआत के क्या है मायने? कितना कारगर होगा खंडेलवाल का 1-to-1 फॉर्मूला? कांग्रेस क्यों उठा रही है हेमंत खंडेलवाल के दौरे पर सवाल? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को लेके एक लंबे समय तक गहमा-गहमी रही कि अब अध्यक्ष बदलने वाले हैं, अब अध्यक्ष का चयन होने वाला है, इनका नाम उनका नाम। कुल मिलाकर लगभग 8 से 10 महीने तक इस प्रकार की स्थिति रही। तो जो उस तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष थे BD शर्मा जी, निश्चित रूप से जब बदलाव की बात आती है तब
पूरी कार्यकारिणी में, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर पूरी कार्यकारिणी में तटस्थता का भाव आ जाता है। कोई बहुत बड़े कार्यक्रम प्लान नहीं हो पाते हैं। हालांकि लगातार कुछ न कुछ सक्रियता रही, लेकिन जिस प्रकार की सक्रियता भारतीय जनता पार्टी में होती है वो उसमें कहीं ना कहीं शिथिलता थी। अंततः अब जाकर हेमंत खंडेलवाल जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने। अगर कांग्रेस की बात करें तो जीतू पटवारी जी पहले ही मैदान में हैं, ऑन द ग्राउंड हैं, बिगुल फूंक रहे हैं। अभी हेमंत खंडेलवाल जी को तमाम अंचलों में जाकर कार्यकर्ताओं से मिल मुलाकात, निश्चित रूप से अब नाम घोषित हो गया है तो सब उन्हें जानते हैं। लेकिन कांग्रेस की जीतू पटवारी जी की तरह हेमंत खंडेलवाल जी प्रदेश में अभी उतने चर्चित नहीं हैं, तो उन्हें दौरे करने पड़ेंगे। कार्यकर्ताओं में जरूर उनकी पहचान हो, लेकिन जनता के बीच में उन्हें एक अध्यक्ष के तौर पर इंप्रेशन छोड़ना शेष है। तो अब अध्यक्ष ऑन द ग्राउंड हैं और दोनों ही अध्यक्ष ऑन द ग्राउंड है, एक पहले से ग्राउंड में और अब खंडेलवाल जी उतरे हैं। चूंकि भारतीय जनता पार्टी के पास एक अच्छा खासा ग्राउंड फोर्स है, उनको क्या ग्राउंड सपोर्ट मिलता है और इस ग्राउंड वर्क पे उनकी आइडेंटिटी कितनी डेवलप होती है जनता के बीच में और कार्यकर्ताओं पर उतनी कितनी पकड़ मजबूत होती है, ये भी महत्वपूर्ण है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल है संतोष सिंह गौतम साहब, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के, यशपाल सिंह सिसोदिया पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी के, रमेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। तो संतोष जी, अभी ये खंडेलवाल जी संवाद पथ संगठन रथ पर सवार होकर संवाद पथ पर निकलेंगे। भारतीय जनता पार्टी का ये कार्यक्रम है। कांग्रेस सवाल उठा रही है, भाई आइडेंटिटी क्राइसिस से निकलना ही पड़ेगा, नहीं तो पहचानेगा कौन? क्या कहें? देखिए नवीन जी, ये वैसे तो भारतीय जनता पार्टी का बेहद आंतरिक विषय है कि उनके प्रदेश अध्यक्ष कब दौरा करते हैं, क्या तारीखें निर्धारित करते हैं, कौन से संभाग को चुनते हैं। लेकिन ये बात सही है जो आपने कही कि उनके सामने एक नहीं, ये अध्यक्ष ऑन द ग्राउंड में तो भाई दोनों ही अध्यक्षों की बात है सर। नहीं ठीक है ना, तो मैं वही तो बात कह रहा हूँ। जीतू पटवारी जी तो पहले से ग्राउंड पे हैं, तो जीतू पटवारी जी के बारे में तो बोलना भी कोई मतलब नहीं इस विषय में, क्योंकि जीतू पटवारी जी तो लगातार साल भर से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नाक में दम किए हुए हैं। विजयपुर की सीट उन्होंने छीन ली है भारतीय जनता पार्टी से, और जहाँ जो वहां की सीट थी छिंदवाड़ा की और जो बुधनी की सीट थी, वहां पर अंतर को बहुत बेहद मामूली कर दिया है। तो जीतू पटवारी जी तो पहले से मैदान में है, और दूसरा उनको कोई आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं है जैसा कि हेमंत खंडेलवाल के मामले में। लेकिन हमको भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक संगठन से कोई लेना देना नहीं, वो कब क्या तय करते हैं। लेकिन चूंकि मुद्दा ये आया कि उन्होंने ग्वालियर संभाग से क्यों शुरुआत की, ग्वालियर चंबल संभाग से, तो इसका तो मुझे सबसे बड़ा कारण ये लग सकता है कि संगठन की मजबूती से ज्यादा जो आंतरिक कलह है उसको शांत करने के लिए अधिक यात्रा हो सकती है। क्योंकि वहां पर जिस प्रकार से रामनिवास रावत को हराने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपना दमखम लगा दिया, नरेंद्र सिंह तोमर उनको जिताने में लगे थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया उनको हराने में लगे थे। नरोत्तम मिश्रा को हराने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया और इमरती देवी ने क्या भूमिका अदा की, इमरती देवी को हराने में नरोत्तम मिश्रा ने क्या भूमिका अदा की, ये पूरे मध्य प्रदेश को पता है। तो निश्चित रूप से ग्वालियर चंबल संभाग में आंतरिक कलह ज्यादा है, और इसीलिए मुझे लगता है नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष को दायित्व सौंपा गया है कि वहां जाइए, नेताओं से बात करिए, और ये आंतरिक कलह कहीं ऐसा ना हो कि ग्वालियर संभाग के जरिए पूरे मध्य प्रदेश में फैल जाए और पूरे मध्य प्रदेश में हालात वही हो जैसे कि सागर संभाग में हो रहे हैं, गोविंद सिंह राजपूत का भूपेंद्र सिंह से झगड़ा, या इंदौर के वर्चस्व को लेकर कैलाश विजयवर्गीय और मोहन यादव के बीच में झगड़ा। तो पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सामने आंतरिक कलह का संकट सबसे बड़ा बना हुआ है। जी यशपाल जी, मतलब मैंने ये डाल लिया है, एक नया मैंने चलन विकसित कर लिया है आजकल। क्या है, थोड़ा सच बोलने से पहले माफी मांग लो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मतलब बहुत माफी के साथ कहना चाहूंगा कि अगर मैं एक पत्रकार के दृष्टिकोण से बात करूं, एक आम आदमी के दृष्टिकोण से बात करूं, क्योंकि पॉलिटिकल तो अपना कुछ है नहीं, लेकिन इन दोनों दृष्टिकोण में मुझे हेमंत खंडेलवाल से ज्यादा तो आप चर्चित और परिचित नजर आते हैं दोनों ही स्थितियों में। अब जब मेरी ये स्थिति है तो प्रदेश की जनता भी मेरी जैसी है, मैं तो आम आदमी ही हूं। तो ये जो परिचय, ये जो संवाद और संगठन रथ है, तो मुझे लगता है कि पहले तो उनका जो एक आइडेंटिटी क्राइसिस है उसको दूर करने का प्रयास है, तब उसके बाद पकड़ की बात होगी। ऐसा है कि दूसरा मामला है कुछ? नवीन जी, कोई क्षमा मांगने की जरूरत नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी का जो कैडरवेस कार्यकर्ता है, जो पदाधिकारी है, संगठन के दिशा निर्देश पर चलते हैं और हमारे इसके बीच में जो संगठन मंत्रियों की जो भूमिका रहती है वो चालना देने का काम करती है। और हेमंत खंडेलवाल जी कोई अननोन व्यक्ति नहीं है, कोई पैराशूट से उतर के नहीं आए। जो व्यक्ति मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा हो, जिसके परिवार में 4 बार उनके पिताश्री सांसद रहे हो, ताऊजी संवित की सरकार में ऊर्जा मंत्री रहे हो और स्वयं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कोषाध्यक्ष रहे हो, लोकसभा के चुनाव में वे इंदौर जैसे महानगर की सीट के पर्यवेक्षक के रूप में रहे हो, विधानसभा में 2 बार विधायक की भूमिका में हो, तो मुझे नहीं लगता कि जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि परिचय का क्या होगा। भारतीय जनता पार्टी का संगठन समन्वय, संपर्क और सामंजस्य को स्थापित करने में अध्यक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और जैसा अभी आपकी रिपोर्ट में सुन रहा था, आपने कहा कि जनता के व्यक्ति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष कार्यकर्ता और पदाधिकारियों का होता है। जनता के बीच में कार्यकर्ता और पदाधिकारी नवीन जी सरकार की योजनाओं को लेकर के संगठन की ताकत और बूथ पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं के मध्य में वो अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। मैं आपकी रिपोर्ट में भूपेंद्र जी को सुन रहा था, गुप्ता जी को, कांग्रेस के प्रवक्ता है नवीन जी, वो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रदर्शन की भूमिका में तो नवीन जी कांग्रेस है। वीडियो ऑन कर लेते हैं, कार्यकर्ता हो या कार्यकर्ता के साथ जनता हो, उसको सुनने और सुनाने का काम कर देते हैं। एफआईआर दर्ज होना आम बात हो गई कांग्रेस के अध्यक्ष और उनके पदाधिकारियों के ऊपर। फिर हम ये भी कहेंगे कि चक्का जाम, घेराव और आदि आदि जो कानून व्यवस्था की स्थिति, इसी में कांग्रेस जूझ रही है, तो प्रदर्शन करने का काम तो कांग्रेस का हो गया। और दूसरी बात नवीन जी मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का हमारा अपना परिवार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के संघ के उस गीत को अक्षर से पालने की कोशिश करता है, चालना देने का काम करता है। जो गीत की मैं पंक्ति जरूर सुनूंगा, चले वेती यही तो मंत्र है अपना, नहीं रुकना नहीं थकना, सतत चलना सतत चलना, यही तो मंत्र अपना, शुभंकर मंत्र है अपना। अब ये जो गीत हमारे कानों पर है, ये लगातार चले वेती का शंखनाद करता है। मध्य प्रदेश बड़ा है नवीन जी, और बड़े प्रदेश में अगर प्रदेश का अध्यक्ष अगर सारे संभागों में घूमेगा तो हमारे लिए नई बात भी नहीं है। नहीं, मैं तो एक सामान्य बात कह रहा था कि अगर प्रदेश के किसी भी अंचल में कोई यशपाल सिसोदिया जी का नाम पूछेगा तो चूंकि मीडिया से आप मीडिया से बहुत मीडिया फ्रेंडली रहे हैं, उसका भी एक कारण हो सकता है, मतलब मैं ऐसा जानता हूं। लेकिन चूंकि खंडेलवाल मेरा कहना था नवीन जी कि ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष नंद कुमार जी चौहान हो, प्रभात जी झा हो, नरेंद्र सिंह जी तोमर हो, वीडी शर्मा जी हो, आप इनका अगर लेखा जोखा देखेंगे, हमने मंडल के स्तरों तक प्रदेश अध्यक्ष को दौरा करते देखा है। और मैं मानता हूं कि हेमंत खंडेलवाल जी भी उस दिशा में पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की बड़ी ताकत तो आप लोगों का, बस मैं इसी बात का मुरीद हूं कि मजाल है कि कितना भी कुछ कर लो, पार्टी के लिए कभी अपनी पर्सनल पीड़ा पार्टी पर हावी होने नहीं देते। मतलब क्या घुट्टी पीते हैं। हालांकि आप तो पुराने व्यक्ति हो। अब अभी भारतीय जनता पार्टी में सर एक नया कैडर आया है। एक तो वो है जो भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता है, और एक अभी जो 2-2.5 लाख लोग जोड़े गए। वैसे एक मुहावरा था कि एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। अब उसमें कितनी मछलियां वास्तविक रूप पे अपना हृदय परिवर्तन कर पाई हैं मालूम नहीं। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी में बहुत कार्यकर्ता ऐसे हैं जो कांग्रेस से गए, और बड़े नेता भी हैं कांग्रेस से गए, जिनकी खींचातानी खबरें कभी सागर से कभी कहीं से आती। अब जब कार्यकारिणी बनेगी तो हेमंत खंडेलवाल जी को समन्वय बनाना और उनके साथ तालमेल बनाना और पार्टी का अनुशासन बरकरार रखना, ये चुनौती बड़ी है उनके सामने। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। भाजपा में इस समय 2 प्रकार के लोग हैं। एक तो जैसे यशपाल जी से मेरा परिचय है काफी लंबे समय तक। एक तो इस तरह के आप देखिए कि एक तरफ आप वरिष्ठता के शिखर पर बैठे हैं, आपका परिचय, एक मैं कनिष्ठ व्यक्ति, मेरा परिचय, मतलब होलोन है, मतलब वही मैं कह रहा हूँ। तो कुछ इस तरह के कार्यकर्ता हैं जो खुद को थोड़ा सा पीछे रखते हैं और काम को आगे करते हैं। ये संगठन कैडर के कार्यकर्ता है।
तो यशपाल जी उसमें के हैं। अब लेकिन इस समय जो लोग टीम आई है, एक कैडर बेस्ड टीम है भाजपा में और एक मास बेस्ड टीम भाजपा में, क्योंकि दोनों क्वालिटी अलग अलग है। हम किसी को अच्छा बुरा नहीं कह सकते। कांग्रेस मास बेस्ड पार्टी है, वहां से जो लोग टीम आई है तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं उनमें स्पर्धा होगी आगे करने की। और आपको अगर ध्यान हो तो मैंने अपने चैनल पर एक बात कही थी कि हेमंत खंडेलवाल जी ये बैठकें शुरू करेंगे, जिसको ठाकरे जी के समय उगालदान बैठक भाजपा वाले कहते थे, तो वो बैठकें जो है अब उन्होंने शुरू की। मेरा दूसरा अनुमान भी सही निकला कि बैठकें या तो मालवा से होंगी या ग्वालियर संभाग से होंगी। आपने कहा ये दोनों अपने चैनल पर ही मैंने कहा था, तो वो उन्होंने मालवा से बैठकें शुरू की। तो स्वाभाविक रूप से हेमंत खंडेलवाल जी का पहला प्रयत्न ये होगा कि संगठन में समन्वय बने और उन सारे कार्यकर्ताओं के बीच में समन्वय बने जो कैडर के कार्यकर्ता भी हैं या जो आए भी हैं। अब वो सारे के सारे भाजपा के लोग हो गए, तो वो उनके बीच में समन्वय बनाना, और समन्वय बनाने के लिए जो मुझे जो लग रहा है कि वो दूसरा तीसरा कदम उठा सकते हैं, उनकी जो जिला कार्यकारिणी होंगी वो जिला कार्यकारिणी भाजपा के जो स्वभाव है उससे थोड़ी सी बड़ी हो सकती हैं, और उसमें वो 3 प्रकार के लोग भी हो सकते हैं कि एक तो जो कोर टीम हो, उसके बाद फिर स्थायी आमंत्रित हों, विशेष आमंत्रित हों, सम्मानीय सदस्य हों, और इस तरीके से एडजस्टमेंट करने का काम इस बार शुरू हो सकता है। और आधी समस्या तो वो जो बंटू बन की बैठकें अब वो ले रहे हैं, खासतौर से ग्वालियर संभाग में भाजपा को थोड़ी सी समस्या अगर है तो वो मालवा में और ग्वालियर संभाग में ही है। बाकी महाकौशल में, बिंद में, बुंदेलखंड में या भोपाल डिवीजन में बहुत समस्या नहीं है भाजपा को। इन 2 संभागों में थोड़ी सी है। तो अच्छा, कांग्रेस में तो अब समस्या बची नहीं है सर। कांग्रेस में तो सारी समस्याएं जो है कांग्रेस में तो उन्होंने एकदम जिसको झाड़ू लगाना बोलते हैं कि भाई जिसको जाना है जाओ, उस मोड में थे। अब जो बचे हैं वो मुझे नहीं लगता कि अब उनमें से कोई ऐसा है कि जो किसी भी तरह से कांग्रेस को छोड़ने की स्थिति में हो। देखिए, कांग्रेस से अब लोग नहीं छोड़ेंगे। एक और बात होगी, जिनको जाना था वो चले गए। अब जो कांग्रेस में बने हैं वो दूसरे प्रकार के लोग बने हैं, और योजना पूर्वक कांग्रेस, अगर मान लीजिए कांग्रेस के अपने विचार के नहीं भी हैं, वो बाहर के भी हैं, तो वो एक पूरी योजना से है। आप अगर उसको अगर देखेंगे 1913 से लेकर के 47 तक का आप कांग्रेस का अगर इतिहास देखेंगे, पट्टाभी सीतारामैया जी की बहुत अच्छी किताब है कांग्रेस का इतिहास की, उसमें हालांकि जो नया एडिशन आया है 86 वाला, उसमें कुछ चीज़ों का संशोधन हो गया, लेकिन जो 53 वाला एडिशन है उस 53 में जो बातें हैं आप देख लीजिए किस तरह के लोगों ने निर्णय को प्रभावित किया है, किस विचार के लोगों ने किस निर्णय को प्रभावित किया है। ये विषय अलग हो जाएगा, अपन उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। तो अभी जो लोग अगर कांग्रेस में हैं तो वो किसी और विचार वाले कांग्रेस में हैं, और कांग्रेस पर अपने लिए, अपने विचार के लिए अपनी धारा का वो दबाव बनाएंगे, जिनको अपन स्लीपर सेल भी कह सकते हैं। बाकी अब भाजपा में मुझे अब नहीं लग रहा कोई एक आध व्यक्ति कोई गुस्से में कांग्रेस तोड़ करके चला जाए तो चला जाए, बाकी अब मुझे नहीं लग रहा कि कांग्रेस में ज्यादा टूट फूट होगी। थोड़ा अब असंतोष की जो खबरें अपन को पास आएंगी वो थोड़ी बहुत भाजपा से की संभावना ज्यादा है, और इसीलिए अब ये हेमंत खंडेलवाल जी ने बैठकों का सिलसिला लिया है। जी जी जी। तो संतोष जी, एक कहावत आपके लिए भी कि संतोषी सो सदा सुखी, तो कुछ संतोषी जीव थी कांग्रेस में जिन्होंने कहा भाई ठीक है, सत्ता नहीं है कोई समस्या नहीं है, पावर नहीं है तो कोई समस्या नहीं है, अभी बहुत ज़्यादा उजियारे की उम्मीद नहीं दिख रही तो भी कोई समस्या नहीं है, कुछ भी स्थिति हो लेकिन कांग्रेस में रहेंगे। तो अब आपके पास तो जो आप अब सृजन भी कर रहे हो, तो उसमें जो आपने क्राइटेरिया रखा है ग्राउंड पे, आप कह रहे हैं कि उसी व्यक्ति को जोड़ेंगे जो कांग्रेस की विचारधारा से वास्ता रखता हो। अब विचारधारा से तो वास्ता रखेगा ही, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि वो सत्ता के लिए दल बदल नहीं करे, क्योंकि पिछले कुछ समय से ये जो दल पर हृदय परिवर्तन के बाद जो दल बदल होता है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। तो अब जो टीम है, एक तो आपके पास बहुत मजबूत टीम है, एकदम समर्पित टीम है, और अब आप नई टीम बना भी रहे हैं। तो जो सृजन है ग्राउंड पर, जो जीतू पटवारी जी दौड़े हैं, मैं आपके दृष्टिकोण से जानना चाहता हूं कि क्या ऐसा अभी उपलब्धि भरा रहा जो आपको थोड़ा राहत की सांस देता हो, जिस पर आप संतोष व्यक्त कर सकते हो कि नहीं देखिए एक छटनी होने के बाद हमने ये किया। नवीन जी, बहुत अच्छी बात बोली आपने, और पूरे विषय को ही आपने चेंज कर दिया और कांग्रेस पर केंद्रित कर दिया। मैं तो चाहता हूं कि हम भारतीय जनता पार्टी की बुराई क्यों करें, हम हमारे संगठन की बात करें। तो हमारे संगठन के लिए अगर नेगेटिव्स की बात करें तो नेगेटिव्स तो कई सारे हुए, इसमें कोई शक नहीं है। हम बुरी तरह से विधानसभा हारे, हम लोकसभा की सभी सीटें हार गए। सभी सीटें का मतलब हमारे पास एक सीट थी और एक सीट भी हम हार गए।
ये मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन उसके बाद अगर जीतू पटवारी के नेतृत्व के पॉजिटिव्स की बात करें तो हम पॉजिटिव्स में ये देखेंगे कि 3 विधानसभा के उपचुनाव हुए, जिसमें एक छिंदवाड़ा की सीट थी और जिसमें कमलेश शाह वाली सीट थी। कमलेश शाह की सीट का जो अंतर था वो 35,000 से 3,000 पर आया। बुधनी की जो 1,05,000 की जो लीड थी वो 13,000 पर आ गई। तो निश्चित रूप से ये दोनों हमारे लिए उपलब्धियां थी और विजयपुर चुनाव तो हम जीत ही गए। तो ये मैं मान सकता हूं कि जीतू पटवारी के लिए ऐसा नहीं है कि हमने कोई पॉजिटिव्स नहीं देखे हैं। हमने जीतू पटवारी के नेतृत्व की पॉजिटिव चीजें देखी है और कांग्रेस का कार्यकर्ता, जैसा कि रमेश शर्मा जी ने भी अपने विश्लेषण में कहा कि कांग्रेस के पास अब खोने को बहुत कुछ नहीं है और कांग्रेस के पास अब वो लोग भी नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी में अब जाएंगे। तो कांग्रेस के पास अब जो राहुल गांधी की भाषा में बचे बब्बर शेर बचे हैं और कांग्रेस पार्टी के लिए वो अपना सब कुछ देने को तैयार है। मैं नवीन जी एक थोड़ा सा विषय से हटकर बात करता हूं, थोड़ी भावुकता वाली बात करना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के पास अब वो लोग बचे हैं जो किन परिस्थितियों में रहकर कांग्रेस के लिए संघर्ष कर रहे हैं उसको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। उसमें हम जैसे लोग तो है ना, हमसे बहुत खराब परिस्थितियों के लोग किस प्रकार से रहकर कांग्रेस के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आप उनमें से कईयों के नाम जानते हैं, मैं मतलब नाम बताना उचित नहीं समझता हूं, लेकिन बेहद खराब परिस्थितियों में रहकर कांग्रेस के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। तो अब कांग्रेस के पास वो कार्यकर्ता मौजूद है जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ डटकर संघर्ष करने को तैयार है। और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी की अकेले परिस्थिति रही, कभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी यही परिस्थिति हुआ करती थी। तो समय चक्र बदलता है। तो जीतू पटवारी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के बहुत अच्छे आसार बनने वाले, मैं ये बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं। और जहां तक एक विश्लेषण की बात रह गई थी, ग्वालियर चंबल संभाग की बात है, तो ग्वालियर चंबल संभाग में हेमंत खंडेलवाल जी कोशिश करें, बहुत अच्छी बात है, हर नेता करता है। लेकिन जो खाई वहां पर बन गई है, जैसे कि एक करियर बर्बाद कर दिया गया रामनिवास रावत का ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा, इमरती देवी का करियर नरोत्तम मिश्रा ने बर्बाद कर दिया और नरोत्तम मिश्रा का ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बर्बाद कर दिया। इतनी बड़ी खाइयां पाटना मुझे बहुत आसान नहीं लग रहा है, लेकिन नेतृत्व उनका है, वो कोशिश करें, मैं उनको साधुवाद देता हूं आगे के लिए। जी एक जैसे जब भी आप विषय की बात करते हैं तो मैं ये मानता हूं कि राजनीति में भी सापेक्षता का सिद्धांत काम करता है। अगर कांग्रेस के अध्यक्ष की बात होगी तो निश्चित रूप से उसके सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष से कहीं ना कहीं उसका कंपैरिजन किया जाएगा। इसलिए मेरा विषय के आसपास ही है कि एक कोई मतलब जब बात भारतीय जनता पार्टी की होगी तो तुलना कांग्रेस, क्योंकि अल्टीमेटली चुनाव में फाइट तो जो इलेक्शन बैटल है वो तो आप दोनों पार्टियों के बीच में ही है। तो ये सापेक्षता का सिद्धांत तब तक तो काम करेगा। इसलिए विषय किसी का भी आंतरिक हो लेकिन उसका सापेक्ष प्रभाव सामने वाले पे पड़ता ही है। मैं एक प्रश्न यशपाल सिसोदिया जी से भी इसमें ले लेता हूं कि सर, आप चूंकि सफलता के उच्चतम मानकों को दर्ज कर चुके हैं, क्लीन स्वीप 29 में से 29, विधानसभा में भी 165, तो मतलब परफॉर्मेंस बहुत हाई है। अब इसके बाद इसके बियॉन्ड तो कुछ ज्यादा है नहीं, लेकिन इस परफॉर्मेंस को बरकरार रखना भी एक बड़ी चुनौती है। तो ग्राउंड से लेके और टॉप तक, टॉप टू बॉटम बहुत काम करना पड़ेगा नए अध्यक्ष महोदय को, क्या कहेंगे? नवीन जी, हमने कभी भी सत्ता प्राप्ति के बाद, सरकार बनाने के बाद हमने हमारे दल ने घमंड नहीं किया है और हमको इस बात का भी भ्रम नहीं रहता है, नहीं था, न है और न रहेगा कि अब हमें कोई नहीं रोक सकता। हमको हमारा काम करना है, चाहे हमारा गरीब कल्याण एजेंडा हो, चाहे युवाओं को लेकर हमारा एजेंडा हो, चाहे कृषि किसानों को लेकर के हमारा एजेंडा हो। ये सारे कार्यों को जमीनी हकीकतें बदलने को लेकर के संगठन के साथ समन्वय करते हुए, देखिए नवीन जी, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के पदाधिकारियों की दोहरी भूमिका है। एक संगठन को ताकत देना, दूसरा हमारे विचारधारा की, हमारे अपने दल की, हमारे अपने परिवार की सरकार है, उस सरकार के काम काजों को जनता के प्लेटफॉर्म पर भी अगर बूथ पे कोई काम करता है तो हमारा बूथ अध्यक्ष और बूथ की टीम काम करती है। इसलिए हम निरंतरता बनाए रखते हैं, तभी तो 20-22 वर्षों से मध्य प्रदेश में हम सरकार के माध्यम से जनता की सेवा कर रहे हैं। कांग्रेस को भ्रम था कि अब हमारी सरकार बन गई तो अब हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैनेजमेंट से चुनाव जीते जाते हैं, विकास से चुनाव नहीं जीते जाते हैं, ये लोग कहने वाले आज विलुप्त हो गए। और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इस प्रदेश का जो पूरा एक अधोसंरचना विकास हुआ है, जो विद्युत के क्षेत्र में तरक्की प्रगति की है, जिस प्रकार से हमने विकास किया, ये जनता के सब सामने है और इसको लेकर के नवीन जी हम संतोष भी नहीं कर रहे हैं जी। संगठन का काम संगठन कर रहा है, सरकार का काम सरकार कर रहा है और बीच में हमारे संगठन के जो मंत्री होते हैं वो सामंजस्य और समन्वय का काम करते हैं। इसीलिए हम दोहरी भूमिका के साथ साथ जनता की सेवा का प्रकल्प और संकल्प लेकर के चल। जी सर, राजनीति में मैं ये समझता हूं कि एक सापेक्षता का सिद्धांत काम करता है कि जब आप संगठन के स्तर पर अगर कांग्रेस काम करेगी तो उसकी
एक तुलना भारतीय जनता पार्टी से होगी ही होगी। अगर कोई व्यक्ति पदाधिकारी की बात होगी तो उसकी तुलना भारतीय जनता पार्टी से होगी। तो जैसे जीतू पटवारी जी को एक पहले से ही स्पेस मिल गया, वहाँ भी पीढ़ी परिवर्तन का दौर था जो हो गया है। उनके कार्यकाल में तमाम लोग पार्टी से बाहर गए, अब सृजन की बात चल रही है। इधर भारतीय जनता पार्टी जो नवाचारों के लिए जानी जाती है, उन्होंने खंडेलवाल जी को एक प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर सामने कार्यकर्ताओं के सामने प्रस्तुत किया है। तो अब भले ही खंडेलवाल जी कोई काम करें, लेकिन जीतू पटवारी जी के कार्य व्यवहार से उसका तुलनात्मक अध्ययन तो होगा। तो अब खंडेलवाल जी के सामने भी चुनौती है। जीतू पटवारी जी जो भी करेंगे वो प्लस ही है, क्योंकि कांग्रेस मैक्सिमम माइनस में और इनके पास मैक्सिमम अचीवमेंट है। तो इनके पास ज्यादा चुनौती है कि वो वर्तमान सफलता को कायम रख पाएं। क्या कहें? ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। इस समय अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास खोने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। लोकसभा में एक भी सीट नहीं है। आप विधानसभा में भी उनका वोट का परसेंटेज भी गिरा और कई सीटें उनके पास से कम हो गई थी। कई बार सफलता जितनी कठिनाई से मिलती है, उससे ज़्यादा कठिनाई उसको मेंटेन करने में होती है, सफलता पे बने रहने में उसकी मेंटेन होती है। वो आदमी बहुत दिनों तक रह नहीं सकता। तो स्वाभाविक रूप से इस समय भाजपा के साथ पास सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो वोट का प्रतिशत हो या सीट का प्रतिशत हो या कार्यकर्ताओं का जो एकदम से भीड़ चारों तरफ से आकर के उनके पास इस समय सबसे बड़ी पार्टी के रूप में वो है, तो उस मेंटेन को, उस अच्छाई के मेंटेन को बना के रखना। एक जो दूसरी बात आपने प्रतिक्रिया की कही, मान करके चलिए जो कहा गया है, श्रव्य का जो शब्द होता है या दृश्य होता है, शब्द का और दृश्य का दोनों का प्रभाव पड़ता है। अब वो सकारात्मक पड़े या नकारात्मक पड़े, लेकिन प्रभाव उसका अवश्य पड़ता है। व्यक्ति देख के भी सीखता है और सुन करके भी सीखता है। दोनों पार्टियों में इस बात का असर होता है। अगर आप अच्छी चीज़ सीखेंगे तो उसका आपको लाभ होगा और ख़राब चीज़ को सीखेंगे तो उसका आपको नुकसान होगा, उसका अनुसरण करेंगे। तो इस समय मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश की राजनीति कहीं ना कहीं संक्रमण काल से है। आने वाले भविष्य में आपको कांग्रेस में बहुत सारी चीज़ भाजपा की दिखेगी, भाजपा में बहुत सी चीज़ कांग्रेस की दिखेगी। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो सबसे सरल है किसी भी चीज की शुरुआत करना और उससे सरल है उसे समाप्त करना। सबसे ज्यादा कठिन अगर कुछ है, जो सबसे ज्यादा प्रयासों की और मेहनत की उम्मीद करता है, वो है मेंटेनेंस। तो कौन पार्टी ग्राउंड और कार्यालय दोनों को मेंटेन कर पाएगी, कौन से प्रदेश अध्यक्ष इस मेंटेनेंस में महारत हासिल करेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।